हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली लेक्चर वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉपिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों में 4 संक्रमण श्रेणियां होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिन्हें क्या कहा जाता है 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी। 3D, 4D, 5D, 6D का मतलब है अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाए तो 3D श्रेणी, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाए तो 4D श्रेणी, 5D में जाए तो 5D श्रेणी एंड 6D में जाए तो 6D श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणों के बारे में बात की थी और गुणों में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसमें कि हमने स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, जिसमें कि जो जिंक होता है, जिंक 30, वो संक्रमण तत्व नहीं होता है क्योंकि उसका डी कक्षक ना तो नॉर्मल कंडीशन में ना ही किसी विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण होता है। इसका मतलब है स्कैंडियम 21 से लेकर कॉपर 29 तक के तत्व होते हैं, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो। इसके बाद हम नेक्स्ट गुण शुरू करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी का, जो है परमाणुवीय त्रिज्याएं, परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्याएं। परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्याएं। यदि हम डी ब्लॉक तत्वों की परमाणुविक व आयनिक त्रिज्याओं के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनकी, तो मैं फिर से वही आवर्त सारणी बना रही हूं, SPDF। इसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है, सबसे ऊपर होती है इसमें, तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक तत्व आते हैं, जिसमें जिंक संक्रमण तत्व नहीं है प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो इसमें अगर हम परमाणुवीय त्रिज्या की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर प्रारंभ में परमाणुवीय त्रिज्या के मान में कमी होती है। प्रारंभिक तत्वों में परमाणुवीय त्रिज्या कैसी होती है, कम होती है। बीच में मैं लिख देती हूं, प्रारंभिक तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्याएं कम होती है, मध्य में समान होती है, मध्य के कुछ तत्वों में समान होती है, तथा अंत में परमाणुवीय त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि पहले प्रारंभ में कमी होती है और अंत में वृद्धि। अर्थात अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो बाएं से दाएं जाते समय प्रारंभ के जो तत्व होते हैं उनमें परमाणुवीय त्रिज्या कम होती है, बीच के तत्व लगभग समान परमाणुवीय त्रिज्या वाले होते हैं और अंतिम तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं। इसका कारण क्या है, सबसे पहले अगर हमें किसी का आकार देखना है, परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या के बारे में पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले हमें 2 फैक्टर जानने जरूरी है। सबसे फर्स्ट फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश एंड सेकेंड इज परिरक्षण प्रभाव। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं कि नाभिक के द्वारा, अगर हमें मानते हैं भाइतम कोश का ये इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक के द्वारा भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। मतलब नाभिक के द्वारा कितना अट्रैक्ट किया जा सकता है भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन को। अगर जितना ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है इसका मतलब नाभिकीय आवेश ज्यादा है, कम करेगा तो नाभिकीय आवेश कम है। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, अगर हम किसी नाभिक की बात करें, उसके चारों तरफ कक्षक की बात करें तो और इलेक्ट्रॉनों की बात करें, प्रत्येक कक्षक में हमने एक इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के कोश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होता है, अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश
के द्वारा होता क्या है वो देखें तो नाभिकीय आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे आकार अर्थात त्रिज्या कैसी होने लगती है, ये पास आएगा आकर्षित करेगा तो क्या होगी, त्रिज्या छोटी होती है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या कैसी होती है, त्रिज्या कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर परिरक्षण प्रभाव की, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट क्या होता है, अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी। अगर हम परिरक्षण प्रभाव की बात करें तो परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाया जाता है और प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाने पर त्रिज्या में वृद्धि होती है। अर्थात परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या के मान में क्या होगी, त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक त्रिज्या को बढ़ाता है और एक त्रिज्या को कम करता है। अगर इन दोनों के बेसिस पर अगर हम डी ब्लॉक प्रथम संक्रमण श्रेणी के आकार को जाने तो क्या होगा, हमने बोला प्रारंभिक तत्वों का आकार कैसा होता है, आकार छोटा होता है, बीच के तत्वों में समानता होती है और अंतिम तत्वों में आकार बड़ा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, आकार छोटा होगा तो ये निश्चित है कि नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा, और नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो परिरक्षण कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि परिरक्षण क्या करता है, आकार को बढ़ाता है। इसके विपरीत अगर हम इसमें बात करें, अगर नाभिकीय आकार बड़ा है इसका मतलब है नाभिक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, नाभिक का इतना फोर्स नहीं है कि वो आकार को छोटा कर पाए, तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा और परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव डेफिनेटली ज्यादा होगा। लेकिन अगर बीच के तत्वों की बात करें तो नाभिकीय आवेश बराबर किसके हो जाएगा, परिरक्षण की। ठीक है, तो प्रारंभिक तत्वों में क्या होता है, नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव के बराबर नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है जिससे त्रिज्या कम होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचा जाता है और परिरक्षण प्रभाव कम होता है, मतलब अंदर के कोश के द्वारा बाह्यतम कोश पर प्रतिकर्षण बल कम लगाया जाता है। अंतिम तत्वों में नाभिकीय आवेश बिल्कुल कम होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है, मतलब आकार को छोटा नहीं कर पाता है। और परिरक्षण में क्या होता है, परिरक्षण अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं, आकार को बढ़ा देते हैं। बीच के तत्वों में दोनों जैसे अगर हम प्रारंभिक स्थिति में देखें, नाभिकीय आकर्षण कम है, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है, परिरक्षण कम है। एक धीमे धीमे क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। अभी हम उसको समझेंगे। पहले इसमें तीनों कंडीशनों में नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव की स्थिति क्या रहती है वो समझ चुके हैं। अब ये देखेंगे कि नाभिकीय आवेश पहली स्थिति में ज्यादा है और परिरक्षण प्रभाव कम है। कारण क्या है, पहली अगर हम बात करें क्या होता है देखते हैं। अगर हम प्रारंभिक तत्वों की बात करें, स्कैंडियम से हम जिंक तक की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक तत्वों की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक तत्वों में इलेक्ट्रॉन का भरना शुरू होता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते गए, प्रारंभ में जब इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पर यह वृद्धि इतनी हो पाती है कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम की कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रॉपर लग पाता है। अर्थात अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। अर्थात धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण की बात करें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती जाएगी। लेकिन यह वृद्धि इतनी नहीं हो पाएगी कि नाभिकीय आकर्षण बल को
तोड़ सके। धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर होता जाता है, कम होता जाता है और भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन से पकड़ धीमे धीमे कम होती है, पर वो इतनी नहीं होती है कि परिरक्षण प्रभाव अभी प्रभावी हो पाए। धीमे धीमे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू में वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि इतनी नहीं हो पाती है कि नाभिकीय आवेश को तोड़ा जा सके, उसके आकर्षण बल के एरिया को तोड़ा जा सके। हालांकि वह धीमे धीमे कम होता जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बीच वाले तत्वों में, तो धीमे धीमे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है और साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। तो बीच के तत्वों में ऐसी कंडीशन आती है, नाभिकीय आकर्षण बल कम, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, दोनों बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं तो आकार कैसा होता है? बराबर, क्योंकि दोनों का प्रभाव कैसा है? बराबर है। धीमे धीमे जब परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू और बढ़ती है, क्यों? लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि होती जा रही है। लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, परिरक्षण प्रभाव का मान लगातार बढ़ता जाता है। परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर होता जाता है और जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा आकार के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि नाभिकीय आवेश का मान कम हुआ तो वो आकार को बढ़ाता है। वो भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को इतना मजबूती के साथ नहीं खींच पाता है जिससे आकार कम हो सके। ये होता है आकार प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्वों का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गुण स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व, अगर हम घनत्व की बात करें तो D बराबर होता है D बराबर m/v, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें, तो क्रिस्टल में हम किसी भी परमाणु को, हम माने क्रिस्टल में काफी सारे अणु जुड़कर एक क्रिस्टल को फॉर्म कर रहे हैं, तो हम मानेंगे उसकी आकृति कैसी है, उस परमाणु की आकृति कैसी है? हर एक की गोल मानते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे क्रिस्टल में हर परमाणु क्या है? गोलाकार आकृति में व्यवस्थित है। मैंने नहीं माना ये क्रिस्टल है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि अगर मुझे किसी एक परमाणु का आयतन निकालना है, एक तत्व का आयतन, तो क्या होगा? 4/3 πr3, अर्थात r त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ आयतन बढ़ता है और त्रिज्या कम होती जाएगी तो आयतन कम होगा। हमने माना त्रिज्या कम हुई क्योंकि हमें घनत्व बढ़ाना है। त्रिज्या कम होगी तो आयतन क्या होगा? कम होगा। आयतन कम होगा तो D की वैल्यू कम होगी, अर्थात जिन तत्वों की त्रिज्या कम होती है उनका घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या कम होने पर आयतन कम और घनत्व ज्यादा। एक और बात सुनिए, अगर घनत्व ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होने की कंडीशन में जो क्रिस्टल होता है उसकी पैकिंग होती है, क्रिस्टल की पैकिंग, क्रिस्टल में अणु और परमाणु की पैकिंग होती है, वो बहुत अच्छी प्रकार से होती है। कैसी होती है? अच्छी प्रकार से होती है। अर्थात जैसे जैसे परमाणुवीय त्रिज्या के मान में कमी आती है, हमने प्रारंभिक तत्वों में बोला था परमाणुवीय त्रिज्या के मान में क्या होती है? कमी आती है। जैसे जैसे परमाणुवीय त्रिज्या के मान में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आने के साथ साथ घनत्व के मान में वृद्धि होती है और घनत्व के मान में वृद्धि होने के साथ साथ क्रिस्टल की पैकिंग अच्छी प्रकार से होती है। लेकिन इसमें मैग्नीज अपवाद होता है। अर्थात पहले मैग्नीज, इस वाले पॉइंट को उठाने से पहले हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमें घनत्व को समझाना है। तो हम क्या करेंगे? तत्व आगे श्रृंखला में बढ़ने पर, ठीक है, वर्ग आवर्त में आगे बढ़ने पर, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? परमाणुवीय कंडीशन बता रहे हैं, परमाणु त्रिज्या घटने तथा साथ में एक पॉइंट और जोड़ रहे हैं, परमाणु भार बढ़ने। परमाणु त्रिज्या घटने, उसके साथ साथ परमाणु भार बढ़ने और इसके साथ साथ क्रिस्टल की पैकिंग, जैसे जैसे क्रिस्टल की पैकिंग
क्रिस्टल पैकिंग मतलब अणु परमाणु अच्छे प्रकार से एक क्रिस्टल में व्यवस्थित होने चाहिए। क्रिस्टल की पैकिंग अच्छी प्रकार की हो, मजबूत लिख देती हूं, मजबूत क्रिस्टल पैकिंग होने के साथ साथ अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो घनत्व के मान में वृद्धि होती है। उस कंडीशन में घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात अगर हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ अर्थात घटती हुई परमाणुवीय त्रिज्या अर्थात परमाणुवीय त्रिज्या के बढ़ने के साथ साथ परमाणुवीय त्रिज्या के घटने के साथ साथ परमाणु भार के मान में वृद्धि हो तथा पैकिंग अच्छी प्रकार से हो तो उनके घनत्व सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। लेकिन इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज अपवाद है, अर्थात वो क्रिस्टल में पैकिंग अच्छी प्रकार से नहीं करता है, स्थायी संकुल का निर्माण नहीं करता, अच्छे प्रकार से स्थायी पैकिंग का निर्माण नहीं करता। कारण क्या है, क्योंकि मैग्नीज अपनी परमाणु अवस्था में ही अधिक स्थायी अवस्था में रहता है। अर्थात मैग्नीज का विन्यास होता है 3d5 मतलब अर्धपूरित विन्यास, और अर्धपूरित विन्यास होने के कारण ये कैसे होते हैं, सर्वाधिक स्थायी होते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि किसी पैकिंग में जाकर व्यवस्थित होने से अच्छा है ये खुद एमएन स्टेट में ही स्थायी स्टेबल रहते हैं, अर्थात अच्छे संकुल का निर्माण नहीं करते हैं और घनत्व इनके सामान्य अवस्था से कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब है, अर्थात अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होते हैं, घनत्व के मान मैग्नीज के लिए घनत्व का मान सामान्य अवस्था से सामान्यतः कम होता है, उसका कारण मैंने बता दिया। वैसे इनके घनत्व के मान अधिक होते हैं, लेकिन घनत्व के मान अधिक होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। अगर हम गलनांक व क्वथनांक की बात करें, वो भी प्रथम संक्रमण श्रेणी, तो इनके गलनांक व क्वथनांक के मान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, कारण यह है कि इनके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होना मतलब ताप वाली स्थिति कि ज्यादा ताप देना पड़ेगा या फिर कम ताप देना पड़ेगा। तो गलनांक व क्वथनांक उच्च होने का मतलब है बंध को तोड़ने में कठिनाई आ रही है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बंध कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, अर्थात इनके बंध प्रबल होते हैं। अब हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा बंध प्रबल क्यों होते हैं। कारण यह है क्योंकि इसमें एस कक्षक के साथ साथ, अब डी ब्लॉक आ गए, एस कक्षक के साथ साथ डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक के साथ साथ डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्योंकि इसमें एस कक्षक के साथ साथ डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन या फिर एस कक्षक के साथ साथ डी कक्षक भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिनके कारण इनके बंध प्रबल बनते हैं और बंध प्रबल बनने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च हो जाते हैं। अब ये बात हो गई कि गलनांक क्वथनांक के मान उच्च हो गए। अब कहां से कहां तक उच्च होते हैं, कहां से कहां तक थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। अगर हम स्कैंडियम वाली सीरीज में बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं जाने पर मैग्नीज तक तो ये मान बढ़ते हैं, मैग्नीज तक तो ये मान बढ़ते हैं। मैग्नीज पर एकदम इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैग्नीज पर एकदम कम हो जाता है। इसके बाद मैग्नीज के बाद गलनांक क्वथनांक के मान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लग जाती, पर वो वृद्धि इतनी नहीं होती जितनी स्कैंडियम से जब मैग्नीज तक गए थे, मतलब क्रोमियम तक। मैग्नीज पर एकदम कम, स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा, मैग्नीज पर एकदम कम, और फिर मैग्नीज मतलब
कोबाल्ट से कॉपर की तरफ धीमे धीमे जैसे बढ़ेंगे तो इसके वैल्यू में धीमे धीमे वृद्धि होने लगेगी, पर वो वृद्धि इतनी नहीं होगी जितनी शुरुआत के तत्वों में हुई थी। अब कारण देखते हैं, मतलब सामान्यतः पर्याप्त उच्च होते हैं। कारण क्या है कि इनमें कम होती है, इनमें ज्यादा होती है, इसमें कम हो जाती है, इसमें ज्यादा होती है। कारण यह है कि जब हम प्रारंभिक तत्वों की बात करते हैं, प्रारंभिक तत्व स्कैंडियम से प्रारंभिक तत्व की बात करें, पहले एक और बात समझते हैं कि बंध बनाने में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कभी युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते। यही कारण है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हैं। अगर हम स्कैंडियम से मैग्नीज तक बात करें तो इसमें होता है 3d5, इसकी बात करें 3d1, 3d2, 3d3 और 3d4, इसमें भी 5 ही हो जाता है। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर किया जाता है, मतलब 3d4s1 होता है, उसमें क्या 4s2 होता है। ठीक है, तो स्कैंडियम से जब क्रोमियम तक आते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना। अब इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन 5 स्थायी विन्यास प्राप्त किया है एक इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात। एस में क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी उपस्थित है। और अगर मैग्नीज की बात करें 1 2 3 4 5, तो ये मैग्नीज का विन्यास कैसा है, स्थायी स्टेबल हाफ फिल्ड अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर हम बात करें तो स्कैंडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में भी धीमे धीमे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, मैग्नीज का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ी है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो क्रोमियम और मैग्नीज तक अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। अगर हम इसके बाद देखें फेरस, तो फेरस में 3d6 हो जाएगा और 3d6 में एक युग्मन होना शुरू हो जाएगा। तो अब 3d6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, मैग्नीज में कितने 5, इसमें भी 5 और एक और है 5 6 है ना, इसमें 5, इसमें 3। ठीक है, तो मैग्नीज के बाद युग्मन चालू होता है और युग्मन चालू होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीज के बाद घटने लगती है, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगेगी डी कक्षक का योगदान थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे डी कक्षक का योगदान कम होगा गलनांक और तंग के मान में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वो वृद्धि होगी अगर हम मैग्नीज की तुलना में थोड़ी, जो मैग्नीज की तुलना में देखते हैं। अब मैग्नीज में देखते हैं कि गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं, एक साथ कम क्यों हो जाते हैं। कारण क्या है, जो मैग्नीज होता है उसका 3d5 अर्धपूरित विन्यास होता है, और 3d5 अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही चाहते हैं, वैसे ही स्थायी बने रहना चाहते हैं और बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जब ये बंध ही नहीं बनाएंगे तो बंध प्रबल नहीं बनेगा। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे तो बंध प्रबल नहीं बनेगा, और जब बंध प्रबल नहीं बनेगा तो गलनांक क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक आने में गलनांक क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। मैग्नीज पर एकदम कम होती है और मैग्नीज के बाद वृद्धि दोबारा से होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज के बाद युग्मन तो शुरू होता है पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। ये हो गया गलनांक व क्वथनांक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संक्रमण धातु आयनों के रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या। मतलब अब हम संक्रमण धातु आयनों के रंग पर चर्चा करेंगे, आयनों के रंग पर चर्चा करेंगे। संक्रमण धातु आयनों का रंग हमें समझना है तो हम लेते हैं हेल्प CFT थ्योरी के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की हेल्प से समझते हैं। किसकी हेल्प से समझेंगे, संक्रमण धातु आयनों के रंग को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर समझेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर किसी कॉम्प्लेक्स का रंग दो कारणों से हो सकता है। पहला है DD संक्रमण
डी संक्रमण। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर किसी भी धातु आयन का रंग दो कारणों से होता है। पहला कारण है डी संक्रमण, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और डी संक्रमण को पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं डी संक्रमण से। लेट्स स्टार्ट डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण। अभी डी संक्रमण होने से पहले हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोबारा से रिपीट करनी होगी, जो आप 12th में पढ़ चुके हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर दो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को समझाया गया है। अब हम किसी एक को लेकर बात करते हैं। जैसे हम ले रहे हैं अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र। जब कोई धातु परमाणु अभी ये विराम अवस्था में है, ना मतलब नॉर्मल कंडीशन में है, कोई भी क्रिस्टल क्षेत्र इस पर नहीं लगा है, कोई भी लिगेंड इसके पास नहीं आ रहा है, तो इस धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक हैं, वो पांचों डी कक्षक वो कैसी स्थिति में होंगे? संभ्रंश स्थिति में। संभ्रंश डी कक्षक ये कौन सी कंडीशन है? जब इन पर कोई क्रिस्टल क्षेत्र नहीं है, क्रिस्टल क्षेत्र अनुपस्थित है। उस स्थिति में पांचों डी कक्षक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांचों डी कक्षक संभ्रंश स्थिति में होते हैं। जैसे ही इस धातु परमाणु के पास लिगेंड आने की कोशिश करते हैं, हम मान रहे हैं अष्टफलकीय क्षेत्र से आते हैं लिगेंड। जैसे ही अष्टफलकीय क्षेत्र के रूप में अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगेंड आते हैं, तो एक कंडीशन एक ऐसी होती है सममित क्रिस्टल क्षेत्र। जैसे लिगेंड इस धातु परमाणु के पास आने लगे, जैसे ही धातु परमाणु के पहले तो हम मान रहे हैं अनंत पर हैं लिगेंड, अनंत पर हैं, अनंत होने की कंडीशन में क्रिस्टल क्षेत्र अनुपस्थित है, धातु परमाणु से दूर दूर तक लिगेंड का कोई नाता नहीं है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु के पास आने लगे, तो एक क्षेत्र ऐसा है सममित क्रिस्टल क्षेत्र। उस क्षेत्र पर आने पर पांचों डी कक्षकों के लिए ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि वो एक सममित क्रिस्टल क्षेत्र में आए हैं। पांचों डी कक्षकों पर समान प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात उनका ऊर्जा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, औसत ऊर्जा की तुलना में बढ़ा दिया हमने। अभी भी पांचों डी कक्षक कैसी स्थिति में? संभ्रंश स्थिति में है। कारण क्या है? क्योंकि अभी इस पर कैसा क्रिस्टल क्षेत्र लगा है? सममित क्रिस्टल क्षेत्र, अर्थात प्रतिकर्षण सभी पांचों कक्षकों पर कैसा है? बराबर है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन पांचों डी कक्षकों पर बराबर प्रतिकर्षण है। एक सममित क्रिस्टल क्षेत्र में अब ये आए हैं लिगेंड। जैसे ही इस क्रिस्टल क्षेत्र को पार करके ये लिगेंड कौन आ रहे हैं? लिगेंड आ रहे हैं, लिगेंड आएंगे। जैसे इस क्षेत्र को पार किया, धातु परमाणु के पास आए, तो इसके पांचों डी कक्षक हैं। पांचों डी कक्षकों में से कुछ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। किन पर लगेगा ये देखते हैं। जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड होते हैं, ये होते हैं अक्षों के, इनकी पालियां होती हैं अक्षों के मध्य में उपस्थित होती हैं। ओके, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां होती हैं अक्षों पर। अक्षों पर जब अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगेंड आते हैं, किसमें? अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में, तो लिगेंड अक्षों से होकर आते हैं और अक्षों पर कौन उपस्थित है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो प्रतिकर्षण किस पे लगेगा? इस अक्षों के मध्य में या फिर अक्षों पर? प्रतिकर्षण बल अक्षों वाली पालियों पर ज्यादा लगेगा, अक्षों वाले कक्षकों पर ज्यादा लगेगा। इसीलिए प्रतिकर्षण बल के कारण डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर कक्षक
कि औसत ऊर्जा की तुलना में थोड़ी क्या कर जाती है, वृद्धि कर जाती है। कारण क्या है, प्रतिकर्षण बल लगता है अक्षों पर होने के कारण। लेकिन अगर चतुष्फलकीय बात करें तो चतुष्फलकीय में जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य से आते हैं और अक्षों के मध्य से आने के कारण इन पर प्रतिकर्षण लगता है, ये ऊपर चले जाते हैं। अभी हम अष्टफलकीय किसी एक को लेके बात कर रहे हैं, तो अष्टफलकीय की बात की है तो अब ऊपर कौन चला गया, dx² y² और dz², इन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगा है, इसलिए इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा की तुलना में वृद्धि कर गई। और इन पर प्रतिकर्षण बल कैसा हो गया, कम हो गया, इसलिए इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा की तुलना में कम हो गई। तो dxy, dyz और dxz। जो निम्न ऊर्जा के डी कक्षक होते हैं इनको तो बोलते हैं T2G सेट। उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं उनको बोलते हैं EG सेट। T2G और EG, ट्रिपल डीजेनरेट, डबल डीजेनरेट, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा अंतर होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अर्थात ये क्या है, विपाटन ऊर्जा। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में होने पर विपाटन ऊर्जा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलों का विपाटन किस थ्योरी के आधार पर चल रहा है। अभी ये CFT थ्योरी के आधार पर चल रहा है, जब हमने अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि सामान्य अवस्था में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लें, जैसे कि अगर हम सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की स्थिति में रहता है, निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है। लेकिन अगर इस पर हम क्या डालें, दृश्य क्षेत्र का प्रकाश डालें, अर्थात श्वेत प्रकाश डालें। कैसा प्रकाश डालें, श्वेत प्रकाश डालें। तो श्वेत प्रकाश डालेंगे तो पहले अगर हम श्वेत प्रकाश की बात करें तो श्वेत प्रकाश होता है, यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, ठीक है। अगर दृश्य या श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये दृश्य क्षेत्र की विकिरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, जिससे वह विपाटन ऊर्जा को पार करके किसमें चली जाए, dx² y², मतलब डी ऊपर के डी कक्षकों में चला जाए। दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में चला जाता है और इसी को बोला जाता है डी से इलेक्ट्रॉन का डी में जाना क्या है, डी संक्रमण। अब ये डी संक्रमण से कलर कैसे प्रदर्शित होता है उसको देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षक से उच्च ऊर्जा के कक्षक में दृश्य क्षेत्र या श्वेत रंग के प्रकाश का अवशोषण करके जाता है तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जैसे हमने माना कि एक दृश्य क्षेत्र 7 रंगों से बन क्या होता है, इसने पीले रंग की विकिरणों का अवशोषण कर लिया, पीले रंग की विकिरणों की जो ऊर्जा थी उसको अवशोषित किया, अवशोषित करके कहां चला जाएगा, डी से डी में चला जाएगा। तो जिस रंग की विकिरणों का ये अवशोषण करता है ये उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। मतलब 7 रंगों में से इसने 7 में से एक रंग का अवशोषण कर लिया तो बचे कितने, 6 रंग। तो एक निकालने के बाद जो शेष रंग बचे हैं उनका कॉम्बिनेशन होकर उस रंग का वो दिखाई देगा। इसीलिए जब ये पीले रंग का अवशोषण करता है तो ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। मतलब एक रंग का अवशोषण कर लिया, बच्चे कुछ 6 रंगों का कॉम्बिनेशन किस रूप में दिखाई दिया, बैंगनी रंग का, अर्थात उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। रिपीट करती हूं, जब इलेक्ट्रॉन श्वेत रंग के प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में जाता है, इसे डी संक्रमण कहते हैं। इस डी संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करता है। यह जिस रंग के विकिरणों का अवशोषण करता है उसके पूरक रंग का दिखाई देता है, अर्थात दृश्य क्षेत्र होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनाता है और 7 रंगों में से जब ये एक रंग को
अवशोषित कर लेता है, अर्थात जैसे हमने पीले रंग का अवशोषण दिखाया है, तो यह बचे कुछ 6 रंगों का मिश्रित रंग प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके पूरक रंग जैसे कि पीले का बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इस तरह से कोई भी डी तत्व अपना रंग प्रदर्शित करता है डी संक्रमण के कारण। तो संक्रमण तत्वों के रंग की व्याख्या हो गई। रंग की व्याख्या में एक फर्स्ट कारण क्लियर हो चुका है, डी संक्रमण। इसके बाद है नेक्स्ट आवेश स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, जो कि संक्रमण धातु आयन के रंग की व्याख्या करता है। इसे हमें नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ना है।